अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूं। आज हुकूमत ने बड़े अहम फैसले लिए हैं। ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात FIA से करवाने का फैसला किया है। आज इमरान खान साहब भी F9 पार्क में अब से कुछ ही देर बाद खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। वो खुद हैं इस्लामाबाद में, लेकिन बनी गाला से ये खिताब होगा। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे चौधरी सालिक हुसैन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे, कैबिनेट के मेंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सालिक साथ मौजूद है मेरे? चौधरी सालिक हुसैन साहब से रब्ता करते हैं। उससे पहले हुआ क्या है आज जरा ये आपको बता देती हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जमा करवाया गया रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा और उससे पहले ही ये कहकर वापस ले लिया PTI की जानिब से कि इसमें अभी मजीद निकात शामिल किए जाने हैं। रेड जोन सील होने के बाईस PTI ने अपना एहतजाज भी F9 पार्क में मुंतकिल कर दिया था, जहाँ कारकुन मौजूद हैं। लेकिन खान साहब इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास में या जलसे में या धरने में या एहतजाज में खुद मौजूद नहीं होंगे, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जिस तैनाती को नाज़रीन इस सारे सियासी हंगामे की जड़ करार दिया जाता है, इमरान खान साहब के नज़दीक अब मईशत और फौरी इलेक्शन आर्मी चीफ की तैनाती से बड़ा मसला है। कह रहे हैं कि इस एक तैनाती के लिए पूरे मुल्क को होल्ड पर नहीं रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बहाल ना हुए, लेकिन नून लीग जो है वो बड़े एग्रेसिव मूड में आ गई है, ऐसा महसूस होता है। अतर काज़मी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अतर। जी वालेकुम सलाम। अतर, क्या कहते हैं आप कि अब PTI इस वक्त डिफेंसिव मोड पर आ गई है? एक एप्लीकेशन लेकर जाती है, एक दरखास्त लेकर जाती है, फिर उसको वापस ले लिया जाता है ये कहकर के मजीद कानूनी निकात शामिल करना है इसमें, और हुकूमत यहाँ पर डिसीजन ले रही है। सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे रेफरेंस लेकर, लेकिन साथ साथ FIA से भी तहकीकात करवाने की बात हो रही है। तो हुकूमत एग्रेसिव प्ले कर रही है इस वक्त। देखिए, हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं ना। हुकूमत को सारी जमातें मिलके इकट्ठी हुकूमत में बैठी हुई और उनको पता है कि सियासी तौर पे हम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी चंद हफ्ते पहले जो इबरतनाक शिकस्त हुई है पंजाब के अंदर, तो वो तो इस तरह के किसी तरीके से टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अपने मुखालिफ को, इमरान खान को आउट किया जाए। जहां तक PTI का ताल्लुक है, देखें ये अगेन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, ये कोई कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। अभी वो जाएंगे कोर्ट में जा सकते हैं, उसके ऊपर अपील कर सकते हैं, तो इसके ऊपर तो अभी केस आगे चलेगा। लेकिन इस फैसले के अंदर जो चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको पढ़ने के बाद PTI को कोई रेफरेंस दायर करवाना चाहिए। ये रेफरेंस तो पूरी कौम ने देख लिया ना कि किस तरीके से भोंडे अंदाज में मुज़ायका खेज किस्म का वो फैसला है। ओवरसीज लिखा हुआ है, ओवरसीज को उसमें गैर पाकिस्तानी लिखा हुआ है, नॉन पाकिस्तानी लिखा हुआ है। एक शोहर और बीवी ने एक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, तो आधे जायज हैं, आधे नाजायज हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो फैसला है वो इटसेल्फ इज ए रेफरेंस। प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स पर अब FIA भी तहकीकात कर रही है, अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो इनकी जमात के अंदर तो कोई नंबर 2 पर भी नहीं है ना जो पार्टी को संभाल सके। देखिए, अगेन FIA वही वाली FIA जो शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात की तहकीकात कर रही है, जिसको रोक दिया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अफसरान की ट्रांसफर ना करें। तो ये इनके पास कौन सी मॉरल अथॉरिटी है कि ये कोई बयानिया है कि ये जो सियासी वारिस की बात होती है और बयानिए की बात होती है। यही FIA थी ना जिसको कहा गया था कि आरिफ नकवी मेरा दोस्त है, उसे कुछ मत कहो। तो ये हुकूमत आ गई है ना, ये तहकीकात करेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आरिफ नकवी को इन्होंने कितने फायदे पहुंचाए। और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के अंदर जो शरीफ ब्रादर्स के हवाले से लिखा है, वो भी सारी तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब कोई हम बयानिया बना लेंगे या कोई बयानिया चलेगा और इमरान खान का कोई सियासी वारिस नहीं है अगर वो नाअहल हो गए। पहली बात ये है कि बयानिए जो है ना वो अवाम बनाती है, अवाम लेके चलती है। जो जिस चीज को अवाम समझती है कि ये चीज ठीक है, कि कोई अच्छी बातें करने से। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी का तस्करा किया आपने, तो उस पर हद तक इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं? कल भी मैं ये सवाल उठा रही थी, जवाब लेती हूँ आपसे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, मुझे ब्रेक लेकर।
बार फिर जी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब मुझे इस वक्त कंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो हुकूमत के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? FIA से तहकीकात करवाने की बात की जा रही है। सर PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, फिर उसके बाद वापस ले लिया, कह रहे कुछ कानूनी निकात हैं इसमें जो मजीद ऐड करेंगे। फिर PDM से मुलाकातें और मखसूस इस्तीफा कबूल करना, आपको लगता है कि इसकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो रेफरेंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये जुडिशल काउंसिल में पेश करना चाहते हैं वो मैलाफाइड है, बदनीति। वो इसलिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी, ये देखेगी ऐसा शख्स जो 1.5-2 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की किरदार कुशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हर जलसे जुलूस में बड़ी गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जब ये सारी चीज रिकॉर्ड देखेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि जनाब चूंकि फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन के यहाँ 2-3 साल से जेर समाअत था, बल्कि 8 साल से चल रहा है, तो वो इस मामले में ये महसूस करेंगे कि ये महज फॉरेन फंडिंग पर दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। तो ये जहां मामला मैलाफाइड आ जाए और ये साबित हो जाए ये मैलाफाइड है, तो वो केस खारिज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा हमारा आइन में, कानून में, और ये जुडिशल पॉलिसी है, जुडिशल के फैसले हैं माजी के, कि जहां मैलाफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो केस खारिज हो जाता है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जब काजी फायज ईसा के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एडवाइस पर रेफरेंस भेजा, तो फुल बेंच ने 7 रुकनी गवर्नमेंट बेंच था या 7 रुकनी था गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा ये मैलाफाइड है और खारिज कर दिया। क्यों? उन्होंने अपना काजी फाइजा साहब ने अपने डिफेंस में जो बात बताई और ये कहा कि मेरे खिलाफ अभी रेफरेंस आने से पहले ही मेरे खिलाफ कैंपेन चल गई, मेरे मीडिया के खिलाफ चली, FBR में चली, ये तमाम मामला जो उन्होंने बताए अपने जजमेंट में, अपने फैसले में, अपने सफाई में, डिफेंस में खुद पेश हुए, डैश पे खड़े होकर काजी फाइजा साहब, मुझे मेरे खिलाफ तो पहले ही FBR इस रेफरेंस से पहले ही मेरे खिलाफ 22 हो चुकी थी गवर्नमेंट, तो मैं तो उन्होंने खत्म कर दिया, उसी वक्त खत्म कर दिया, करीब 22 एंड मैलाफाइड। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सबूत पेश करेंगे अपने डैश पे खड़े होकर, वो कहेंगे जनाब मेरे तो 2-3 साल से मेरे खिलाफ किरदार कशी हो रही है। कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर दें, कभी कहते हैं कि ये अपने मसले ज्वाइन कर लें या किसी पार्टी के सदर बन जाए, सेक्रेटरी जनरल बन जाए। इस तरह की सारी बातें जो उन्हें पता है हमारे ऑनरेबल सर। वैसे ये बताइए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो सर आला जजेस के बराबर है और वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन ये ओहदा तो सर इंतजामी होता है ना। अगर वो सियासी जमातों के और उनके नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं करेंगे, तो उनके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कैसे करेंगे? वैसे वो हर से मुलाकात कर सकते हैं। वो चूंकि इनके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास इख्तियारात, डबल इख्तियारात हैं। वो इख्तियारात चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं है। इनके पास इख्तियारात है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इंतजामी सरबराह भी है, पॉलिटिकल सिस्टम को देखने के भी ये बग़ज़हर है, पूरा सिस्टम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, उसके भी सरबराह हैं। इसके बाद जुडिशरी सिस्टम के भी सरबराह हैं। तो जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के सरबराह, इंतजामी मामलात के सरबराह, तो हर किसी से मुलाकात कर सकते हैं। और इस मुलाकात से पहले शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की, 2.5 घंटे बैठे रहे। इसी तरह एक बहुत अच्छे मेंबर हैं अपने तहरीक इंसाफ के, फेडरल मिनिस्टर रहे मुशर्रफ के दौर में, सेनेटर अपने हुमायूं अख्तर साहब, तो वो भी पेश हुए, वही मुलाकातें 1.5-2 घंटे की। इससे सैफुल्लाह न्याजी साहब एक और इशू सर, ये जो पीडीएम है ना, वो इमरान खान साहब की नाअहली के लिए भी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रही है। रेफरेंस दायर किया है वो तोशा खाने के हवाले से, तो सर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें जाहिर नहीं किया है। क्या खान साहब को इस बुनियाद पर नाअहल किया जा सकता है? नहीं, तोशा खान का मामला नहीं बनता इसमें। तोशा खान की मामला ये सारे पॉलिटिकल गेम है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो एक ठीक है 30% 15% पेमेंट करके वो तोशा खान को कर दिया, लेकिन जहाँ फरोख्त करना उनकी अपनी सवाबदीद पता, उनके ख्यालात में था, उस पर हम नहीं जाते, उसमें कोई नाअहलियत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सबसे बड़ी बात मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हुकूमत के वज़रा की मैं तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा हूँ, अपने टॉक्स भी, बातें भी सुन रहा हूँ, वो इलेक्शन कमीशन को अफ्रीक ना बनाए।
जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने करना था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की रोशनी में अपना फैसला दे दिया। अब जो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो हुकूमत पाकिस्तान करे, इलेक्शन कमीशन को फरीक ना बनाए। उनकी अगर इमरान खान की कोई गलत सर्टिफिकेट जमा करा दी है या उन्होंने तस्दीक नामा गलत दे दिया है, वो सारे मामले अब हुकूमत करे। इसी तरह जो पार्टी की बारे में रजिस्ट्रेशन, जो पार्टी की जो ना है खत्म करना है या तालिब तहरीर करनी है, वो भी जो रेफरेंस भेजना है तो वो भी हुकूमत खुद करे। इलेक्शन कमीशन को अपना पार्टी ना बनाए, इलेक्शन कमीशन एक तरफ रहेगा। और मेरा ख्याल है ये मेरी बात अगर वो चीफ इलेक्शन सुन रहे होंगे वो भी कहेंगे ठीक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अब हुकूमत जाने, हमने अपना काम कर दिया, फैसला कर दिया। फैसला कर देती है तो कमेंट भी शामिल करती हूँ ना इसमें, पार्टी नहीं बनती। अतर मुझे बताइए जी कंवर साहब, अतर का तजिया भी सुन लेते हैं सर साथ साथ। अतर ये FIA को अब दे दिया गया है, FIA तहकीकात करेगी मजीद इसकी ग्राउंड रियलिटीज को जानने के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ने सब फैसला दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल करीब में आप पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां वगैरह देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह अभी कंवर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। अब आगे आप अदालत में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ एक्शंस उठा सकती है, तो इसी तरह जो एग्रीव्ड पार्टी है PTI भी अदालत से रुजू कर सकती है। तो कानूनी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आज भी जो वजीर साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर वो फॉरेन फंडिंग बार बार जिक्र करती रही। ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन ने तो फॉरेन फंडिंग का जिक्र ही नहीं किया। तो मसला ये है कि इसको यूज ही वो सियासी तौर पे कर रहे हैं। बुनियादी मकसद ही ये है कि सियासत इस पे खेलनी है और उसके लिए वो इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, कभी अदलिया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो अपनी जब आपके पास वो आपकी हालत ये हो कि आप 12-14 पार्टियां मिल के इंतखाब हार जाएं पंजाब के अंदर, जिसके हवाले से आप दावे कर रहे थे कि हम 19 सीटें जीतेंगे, तो फिर आप टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ही चीजों को आगे लेके चलते हैं। बाकी FIA ने जो तहकीकात करनी है तोशाखाना की करें, इनकी हुकूमत है, अगर कोई करप्शन हुई है तो सामने लेके आए और जरूर गिरफ्तारियां भी करें और रेफरेंस भी दायर करें। अच्छा अतर, साथ साथ खान साहब कल अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई अब आर्मी चीफ की तैनाती से ज्यादा भी बड़े अहम मसाइल हैं पाकिस्तान में, मईशत का मसला है और उनकी तैनाती के हवाले से सारे मुल्क को होल्ड पर नहीं रख सकते। अब मसला क्या है? वैसे आर्मी चीफ तो खुद अमेरिका से राब्ता करके IMF से पैसे दिलवा रहे हैं, माशी हालात को समझ रहे हैं, फिर इमरान खान साहब को क्यों शिकवा है, क्या शिकवा है? नहीं, एक तरह से तो ये है ना कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती होनी है तो वो तो कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए, उसमें तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत आई क्यों है? खुर्रम दस्तगीर साहब ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा ना कि हमें डर था कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आ जाएगा और हम सबको फारिग कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर करप्शन के केसेस कायम जो हैं उनमें फैसले आ जाएंगे और हम सब सियासी तौर पे आउट हो जाएंगे। तो बुनियादी मकसद तो उनका हुकूमत के में आने का ये था कि हम अपनी मर्जी से इस हवाले से कोई तैनाती कर सकें। लेकिन एक तैनाती के लिए क्या पूरे मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया जा सकता है? और दूसरा, वो जो इल्जाम लगाते थे उस वक्त के आर्मी चीफ या खुदा ना खास्ता कोई फौज खान साहब को चला रही है, तो अगर उन्होंने चलाना होता तो वो अभी भी इकॉनमी चला लेते, अभी भी डॉलर को संभाल लेते। ऑपोजिशन कहती है कि वो इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जो जिनके साथ प्लानिंग करके फिर आगे वो हुकूमत कर सकें। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ऐसा चाहती है, तो दोनों कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर कादरी साहब। जी कंप्लीट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन ये चाहती, मैंने कहा कि ऑपोजिशन का ये दावा था कि कोई इस तरह का आर्मी चीफ आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने यूगोस्लाविया से आर्मी चीफ लाना था, मुल्क का वो आईनी वजीर आजम था, उसका इख्तियार था, जिसको मर्जी लगाए। ठीक, कंवर साहब लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर कि FIA तहकीकात कर रही है, क्या इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर अभी मजीद फर्दर तहकीकात की जरूरत बाकी बचती है कि FIA उस पर तहकीकात करे और फिर उसके बाद आगे मामला जाए? FIA इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में दखल नहीं दे सकती, वो एक आईनी और कानूनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, तमाम हकायक बयान कर दिए, उसकी डिक्लेरेशन भी जो है हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया। अब ये हुकूमत पाकिस्तान जाने, FIA जाने, नैब जाने, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से फर्दर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं, फर्दर इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं। जो फैसला जजमेंट आना था वो आ चुका। अब ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बाकायदा रेफरेंस भिजवा रहे हैं, डिक्लेरेशन भेज रहे हैं। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस हुकूमत ने कोई डिक्लेरेशन नहीं भिजवाना, ये सियासी गेम ही खेलते रहेंगे, बस अपना फॉरेन फंडिंग करते रहेंगे, कुछ नहीं करना है इन्होंने, ना सुप्रीम कोर्ट जाना। तो देखो मैं हैरान ये बात हूँ कि इमरान खान साहब की पार्टी को नहीं जाना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल कमीशन में, जुडिशल काउंसिल में, जरूरत नहीं थी।
ठीक है, उनका फैसला आ गया है, आप उसके खिलाफ अपील करें। आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करें। वहां से जो रिलीफ मिलता है, ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। इससे बनिस्बत की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, नया पटनौरा बख्श खुलेगा। सही, बाबर की कई बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। सियासी हालात में तो इस्तेहकाम नहीं आ रहा है, लेकिन माशी हालात क्या इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ अच्छी खबरें आई हैं आज, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल कुछ शिकवे शिकायतें थे नाज़रीन जो याद दिला रही थी मैं, और अब ऐसा हुआ है कि उन्हीं की एक कॉल पर सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सीधे हो रहे हैं। IMF को भी कॉल चली गई, फिर दोस्त ममालिक भी साथ देने को तैयार हैं, वो भी माली मदद कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए शकील अहमद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शकील, ये क्या हुआ है? आर्मी चीफ ने अमेरिका से दरख्वास्त की, IMF वाला मसला भी हल हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक भी मदद को फौरी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है क्या? बहुत शुक्रिया किरण, वाकई आपस में इंटरलिंक हैं। वो कह रहे थे ना कि लाडले को इतनी सपोर्ट मिली, हमें नहीं मिली। बेसिकली ये सारे ही फौज के लाडले रहे हैं वक्तन फवक्तन, अभी रिसेंट हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप टाइमलाइन देखें ना 29 जुलाई से ऑनवर्ड, जब आर्मी चीफ ने कॉल की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट US को, तो उसके बाद चीज़ें खुलना शुरू हुई। 2 तारीख को IMF की जो यहाँ पे रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी स्टेटमेंट आ गई जब हम बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं अगस्त के लास्ट वीक में। फिर साथ ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने नदीम मलिक शो में आगे कहा कि सऊदी अरब समेत बाकी दोस्त ममालिक से भी हमें फाइनल स्टेजेस पे हैं। उसके बाद जब मार्केट खुली डॉलर्स की, तो आप देखें कि 9 से 10 रुपए एकदम से डॉलर नीचे गिर गया। फिर पिछले 2 दिनों में 12 रुपए से ज़्यादा नीचे आ चुका है, 5.5% तकरीबन जो है वो रुपया जो अपना वो गेन कर चुका है। तो एक सीक्वेंस है ये, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है यकीनन उस इदारे का। उस पर तनकीद भी हो रही थी कि शायद वो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को नहीं करते, लेकिन उन्होंने सपोर्ट ओवरऑल की है। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, अभी रिसेंट पास में 2008 में बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, IMF प्रोग्राम जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा था, उन्होंने रोल प्ले किया, बाकी दोस्त मालिक से फंडिंग ली, चाइना से। तो अभी रिसेंटली जो चाइना ने रोल ओवर किया कर्जा, उसमें भी उनका रोल था। तो ये कहना गलत होगा कि शायद इनको सपोर्ट नहीं मिली, उनको ज्यादा मिली थी। तो वो जो टेलीफोन कॉल है ना, उसके बाद काफी ज्यादा रास्ते खुले हैं। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीजें भी हैं, कुछ मनी चेंजर्स को भी कुछ डांट डपट की गई है कि अब बाज आ जाएं, काफी पैसा कमा लिया लोगों ने। कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने जो डॉलर्स होल्ड करके रखे हुए थे, 2 से 3 बिलियन डॉलर्स, वो भी मार्केट में आना शुरू हुए। तो ये चीजें अब काफी एडवांस स्टेजेस पे हैं। सही। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। सर, डॉलर आ रहा है नीचे, करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, दोस्त ममालिक से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। सर, कहा जा सकता है कि वो जो मुश्किल हालात, एक गैर मुस्तहकम सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही थी, अब उससे बाहर निकल रहे हैं हम? ये बात सही है, वर्स्ट पर, लेकिन जो भी आर्जी बेहतरी है, ये आर्जी बेहतरी है। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, और इसमें हुकूमत की पॉलिसियों का बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है। हम ये बात भूल रहे हैं कि इमरान खान साहब की बरतरफी के बाद से 2 अगस्त तक 58 रुपीज़ पर डॉलर, 58 रुपए की ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, और इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर है। कम से कम उनके जो इक़दाम हैं उनको हम मिस्टीरियस कह सकते हैं। कभी कटहरे में जब खड़ा होगा कि 58 रुपए आप गिरा देते हैं, और उस मुल्क के लिए जिसकी इंपोर्ट्स 80 अरब डॉलर की हैं, स्टेट बैंक ने कतई कोई कोशिश नहीं की। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि माजी में हमेशा ये होता था कि जब गिरता था रुपया तो मनी चेंजर्स की मीटिंग बुलाई जाती थी, उनको धमकी भी देते थे, लालच भी देते थे, और महंगी शरह सूद पर अगर डॉलर पे हमें कर्जा 4% पे मिल रहा है, हम 13% पे ले आए। ये दोनों चीजें स्टेट बैंक ने पुरस्कार तरीके से नहीं की, और हुकूमत है खामोश तमाशाई इसलिए बनी रही कि जी उनको ऑटोनॉमी मिल गई है, वो ये ना कह के आप इसमें जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 93 से अब तक 6 मरतबा ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ माईशत बुहरान में जाती है, IMF से कर्जा लेते हैं, वो कर्जे की किस्तें मिलती हैं, तो फिर दूसरे मवाली भी कर्जा देना शुरू कर देते हैं, और एक आर्जी बेहतरी आ जाती है। 6 मरतबा हो चुका है, और अब हम 7वीं मरतबा उसी तरफ जा रहे हैं। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, और मैं आपको कहूंगा कि इनका जो सितंबर में बहुत शुक्रिया शकील आपका भी। इंशाल्लाह नाज़रीन से पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।